यस कायेन वाचाय मनसा नथि दुक्कतंग सुंगवत्तुंग तिहि ठाने ही तमहंग ब्रोमि ब्राह्मणंग। जिसके शरीर से, वचन से और मन से पाप नहीं होता, जो तीनों स्थानों से संयमी है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के फ्रेम में नहीं लिखा गया है। इतिहास और है और फ्रेम कुछ और है। प्राचीन भारत के इतिहास को प्राचीन भारतीय फ्रेम में लिखे जाने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र अध्याय 9 से पुष्पगिरी, नालंदा और तिलाधक महाविहार। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जिसने वीडियो पूरा देखा होगा उसी को ये सवाल के जवाब पता होगा। प्राचीन भारत का इतिहास तब बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था जब हमारे पास प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता, लेकिन प्राचीन साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जला दिया गया। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि की प्राचीन पुस्तकें जला दी गई। जाहिर है कि प्राचीन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय जीवन और समाज की बेहतर प्रस्तुति मिलती, लेकिन वे तो हमारे पास अब है नहीं। बाद की लिखी पुस्तकों के आधार पर प्राचीन भारत का बेहतर इतिहास प्रस्तुत करना कठिन है। भारतीय इतिहास लेखन की यह बड़ी समस्या है। सम्राट अशोक ने अनेक विहार स्थापित किए। ये विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में बाद में काफी विख्यात हुए। पुष्पगिरी महाविहार के सर्जक अशोक थे, ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के फ्रेम में नहीं लिखा गया है। पहले बात करेंगे पुष्पगिरी बौद्ध महाविहार की खोज के बारे में। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में उड़ीसा की यात्रा की। लिखा कि उड़ीसा का राज्य 7000 ली में फैला हुआ है। भूमि उपजाऊ है, अनाज बहुत अच्छा होता है। भाषा मध्य भारत से अलग है। अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के प्रेमी हैं। कोई 100 संघाराम और 10,000 भिक्षु हैं। उड़ीसा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की ओर एक बड़ा सा पहाड़ है। पहाड़ पर स्तूप है, संघाराम है। संघाराम का नाम पुष्पगिरी है। पुष्पगिरी की खोज में इतिहासकार बरसों से लगे थे। कनिंघम फेल हो चुके थे। कई खोजने के लिए माथा पटक रहे थे। कोई इसे यहाँ, कोई इसे वहाँ खोज रहा था। रामप्रसाद चंदा ने उदयगिरी या ललितगिरी को पुष्पगिरी बता दिया। उधर केसी पाड़ीग्रही ने उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी के कॉमन कॉम्प्लेक्स को पुष्पगिरी बताया। सब के सब ढूंढ रहे थे। अब जाकर पुष्पगिरी की शिनाख्त हुई है। यह बौद्ध महाविहार उड़ीसा के जाजपुर जिले में लंगुड़ी की पहाड़ियों पर स्थित है। लंगुड़ी की पहाड़ियों पर महास्तूप, ढेर सारे स्तूप, चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, अभिलेख और अन्य कलात्मक वस्तुएं मिली हैं। अनजाने में ही टी.एस. मोटे ने 1766 में पुष्पगिरी का दस्तावेजीकरण किया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस इलाके में सैन्य गतिविधियों का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि यह पुष्पगिरी बौद्ध महाविहार है। लंगुड़ी की पहाड़ियों पर घने जंगल थे। आसपास के गांवों में जंगली पशुओं की दहशत थी। 1950 के दशक में ग्रामीणों ने जंगली पशुओं का निवास कम करने के लिए जंगल को साफ करना आरंभ किया। वृक्षों के कटते ही पुरातात्विक अवशेष उभरने लगे, मगर ये पुरातात्विक अवशेष पुष्पगिरी बौद्ध महाविहार के हैं। ग्रामीणों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने श्रद्धावश इसका नामकरण पंच पांडव और सुनिया वेदी कर दिया। 1990 के दशक में लंगुड़ी पहाड़ियों का रहस्य खुलने लगा। संदेह का अंधेरा साफ होने लगा। 1996 से 2006 तक कोई 10 साल खुदाई में लगे। जो टीला था वह 20 मीटर व्यास का ईंटों से बना हुआ स्तूप निकला। स्तूप से मौर्य काल का छत्र निकला। खंडित अभिलेख निकला। अभिलेख पर लिखा है कि यह स्तूप एक सामान्य बुद्ध पूजक ने बनवाया है, जिसका नाम अशोक था। दूसरे अभिलेख में लिखा है पुष्पासाभार गिरिया, यानी कि पुष्पों से भरा हुआ गिरी, यही पुष्पगिरी है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सम्राट अशोक ने उड़ीसा में 10 स्तूप बनवाए थे। अभी उनमें एक मिला है। 9 स्तूप मिलना अभी बाकी है। पुष्पगिरी बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। अशोक के जमाने से यह बौद्ध महाविहार आगे 1400 सालों तक ज्ञान की अविरल धारा बहाता रहा। बात 2003 की है।
तिब्बत के साक्या बौद्ध मठ में पुस्तकालय मिला। पुस्तकालय में 84,000 पुराने प्रकार की लिखी हुई किताबें मिली। जानकारी के अभाव में सैकड़ों सालों से इसे कोई छुआ तक नहीं था। विचार कीजिए कि एक छोटे से बौद्ध देश के एक छोटे से विहार में इतनी पुस्तकें थी, तब एक बड़े बौद्ध देश के नालंदा महाविहार में कितनी पुस्तकें रही होंगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नालंदा महाविहार का महापुस्तकालय जलाए जाने के बाद भी पुस्तकें 3 माह तक धू धू करके जलती रही। नालंदा महाबौद्ध विहार में 5 छात्र पर 1 शिक्षक थे। सोचिए और विचार कीजिए, आज का भारत छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है। स्कूलों में, कॉलेजों में एक एक शिक्षक पर सैकड़ों छात्र हैं। पढ़ाई हो तो कैसे हो। और कुलपति ऐसा होता था कि वह विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली हर विद्या में पारंगत होता था। नालंदा महाविहार की कुछ दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उस पर ट्रक चलाया जा सकता है। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहां आकर ज्ञान पाने के लिए जिज्ञासु तरसते थे। लेकिन विदेशों से नालंदा पहुंचना कठिन था, इसलिए अनेक देशों ने अपने ही देश में नालंदा बौद्ध महाविहार बना डाले थे। 8वीं से 10वीं सदी के बीच श्रीलंका ने अपने देश में नालंदा बौद्ध विहार बनवाया था। 15वीं सदी में तिब्बत ने अपने देश में नालंदा बौद्ध महाविहार बनवाया था। 18वीं सदी में भूटान ने अपने देश में नालंदा बौद्ध विहार बनवाया था। नालंदा महाविहार के नाम का जलवा 21वीं सदी में भी बरकरार जापान के असोका में बना नालंदा महाविहार वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। किसी ज्ञान के केंद्र के नाम से प्रभावित होकर नाम रखने की यह प्राचीन परंपरा दुनिया के इतिहास में अजूबा घटना है। नालंदा और उसके आसपास का इलाका कभी बौद्ध शिक्षा का हब था। नालंदा बौद्ध विहार, तेल्हाड़ा बौद्ध विहार और उदंतपुरी बौद्ध विहार, ये सभी बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा और उसके आसपास के इलाके में हैं। नालंदा जिला के अरावा गांव के पास तालाब की खुदाई में प्राचीन कुआं और कुएं में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुएं की ईंटें वही हैं जो नालंदा बौद्ध विहार में लगी हैं। यहाँ विहार होने का अनुमान किया गया है। बुद्ध के विचारों की तलाश में भारत आए 3 बौद्ध चीनी यात्रियों की विशेष चर्चा होती है, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। सभी ने बौद्ध महाविहारों के बारे में विस्तार से लिखा है। बरसाती हवा के बीच 671 ईस्वी में इत्सिंग चीन से भारत के लिए निकल पड़े और 673 ईस्वी के दूसरे मास के 8वें दिन में वे ताम्रलिप्ति पहुंचे। इत्सिंग ने तत्समय के भारत का आंखों देखा वर्णन चीनी भाषा में विस्तार से किया है, जिसका संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान जे तककुसु ने प्रस्तुत किया है। इत्सिंग की भारत यात्रा का हिंदी में पहला अनुवाद संताराम बीए ने 1925 में किया है। इत्सिंग का यात्रा वृतांत 40 परिच्छेदों में विभक्त है, जिसमें विहारों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचरण, औषधि आदि का विस्तार से वर्णन है। इतना ही नहीं, निद्रा और मल से लेकर दातुन के प्रयोग तक सभी बातें इस यात्रा वृतांत में लिपिबद्ध हैं। इत्सिंग ने नालंदा में 10 साल बिताए थे। तब नालंदा में 3000 भिक्षु रहते थे, 8 महाशालाएं और 300 कोठरियां थी। नालंदा महाविहार को कई पीढ़ियों के राजाओं ने 200 से अधिक गांव दान में दिए थे। सो इन्हीं 200 से अधिक गांवों की आमदनी से नालंदा महाविहार चलता था। अब बात करेंगे ह्वीली का आंखों देखा नालंदा महाविहार। पूरा संस्थान ईंटों की दीवारों से घिरा है। अलंकृत मीनारें और परियों के समान गुंबद पर्वत की नुकीली चोटियों की भांति हिले मिले खड़े हैं। ऊपरी कमरे बादलों के ऊपर विराजमान हैं। अतुंग ओतलियों के ऊपर सूरज और चांद की कांति देखी जा सकती है। गहरे पारभासी तालाबों के ऊपर नीलकमल खिले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग के कनक पुष्पों से मिले हैं। बीच बीच में आम्र कुंज चारों ओर अपनी छाया बिखेरते हैं। मकराकृत बारजें, रंगीन ओलतियां, सुसज्जित और चित्रित मोती के समान लाल स्तंभ, सुअलंकृत लघु स्तंभ तथा खपड़ों से ढकी हुई छतें जो सूरज का प्रकाश सहस्रों रूप में प्रतिबिंब करती हैं। अब बात करेंगे तिलाधक महाविहार के बारे में। तिलाधक महाविहार को नालंदा महाविहार से भी प्राचीन माना जाता है।
जी हाँ, अभिलेखों में तिलाधक महाविहार ही लिखा है। नालंदा महाविहार से तकरीबन 33 किलोमीटर पश्चिम है। 7वीं सदी में ह्वेनसांग ने इसे तिलोशिक्या संघाराम कहा है। बड़ी तारीफ की है इसकी। लिखा है कि तिलोशिक्या संघाराम में 4 मंडप और 3 खंड हैं। ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाए गए हैं। मध्यवर्ती द्वार वाली सड़क पर 3 विहार हैं। सबके ऊपर धातु की फिरकियां और घंटियां लगी हुई हैं, जो कि हवा में नाचा करती हैं। दरवाजे खिड़कियों पर सीढ़ियों पर तांबे की नक्काशी है। सोने का मुलम्मा चढ़ा है। 1000 भिक्षु हैं। तिलाधक महाविहार के आसपास शिक्षा के और भी केंद्र थे। इत्सिंग ने लिखा है कि तिलड़ के नजदीक हेतु विद्या के अध्यापक रहते थे। वो हिंग ने उन्हीं से हेतु शास्त्र पढ़े थे। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसे तिलड़ कहा और बताया है कि विख्यात बौद्ध दार्शनिक ज्ञानचंद्र इसी विहार में रहते थे। मुगल काल के इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका उल्लेख तिलदह के रूप में किया है और बताया है कि तिलदह बिहार के 46 महलों में से एक था। मगर अबुल फजल ने महाविहार का वर्णन नहीं किया है, कारण कि उसके पहले के इतिहासकार मिन्हाज ने तबकात नासिरी में इसे टीला बताया है, जो 200 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है। भारत में जब कंपनी का राज आया तब 1842-45 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नक्शे में इसे परगना दर्ज किया गया। बाद में नालंदा के मजिस्ट्रेट A.M. ब्रैडले ने 1872 में इसके प्राचीन इतिहास को पहली बार पकड़ने की कोशिश की। ये खबर अलेक्जेंडर कनिंघम तक पहुंची। कनिंघम ने 1872 और 1878 के बीच तिलाधक महाविहार का दौरा किया। आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2007 में यहाँ पहुंचे और फिर 26 दिसंबर 1909 को पहला फावड़ा चलाकर इसके उत्खनन का आरंभ किया। उत्खनन में एक बड़े ज्ञान केंद्र का इतिहास उभर कर सामने आया। साधना कक्ष, बरामदा, आंगन, कुआं, सील, मूर्तियां, ढेर सारे कमरे। फिलहाल इसे तेल्हाड़ा महाविहार कहा जाता है, जो नालंदा जिले के एकंगर सराय प्रखंड में है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि इस महाविहार को बिंबिसार के अंतिम वंशज ने बनवाए हैं, तो जाहिर है कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहारों से ये विहार प्राचीनतम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे फिर से खुदाई करने की अनुमति 2020 में दे दी थी और आदेश दिया था कि फरवरी 2021 में खुदाई शुरू हो जाएगी। पुष्पगिरी, नालंदा और तिलाधक महाविहार की कड़ी में पाल नरेश धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में किसी राजा ने वीरता के कारण विक्रमादित्य और किसी ने शील के कारण शिलादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमशील की इसी उपाधि के कारण उन्होंने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना की थी। निश्चित धर्मपाल वीर भी थे और शीलवान भी थे, तभी तो एक ओर मजूमदार ने उन्हें 100 युद्धों का नायक, तो दूसरी ओर तारानाथ ने उन्हें 50 विद्यालयों का संस्थापक बताया है। अभिलेखों में धर्मपाल को परम सौगत कहा गया है। तो चलते चलते आपको हम सौगत का भी अर्थ बता देते हैं कि परम सौगत क्या है। बुद्ध का एक नाम सुगत है। जिस प्रकार बुद्ध से बौद्ध बना, उसी प्रकार सुगत से सौगत बना। इस प्रकार परम सौगत का अर्थ परम बौद्ध हुआ। धर्मपाल परम बौद्ध थे, बड़े उत्साही बौद्ध थे। 40 वर्षों तक अकेले ही पूर्वी भारत में धम्म ध्वज फहराते रहे। इसी तरह की और भी जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।